हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से ये पॉलिटी का बहुत ही हॉट टॉपिक में से एक है, क्योंकि इससे सवाल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, और ये फैक्ट के बेस्ड पे क्वेश्चन है, और इस फैक्ट से संबंधित जो भी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में हैं या जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स की ज़रूरत होगी कि हमको वहाँ एक्सप्लेन करना हो, तो मैं उसको भी वहाँ पे डील करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान पर कौन कौन से ऐसे देश थे जिनके संविधान का प्रभाव हमारे संविधान पे पड़ा है। तो लगभग देखा जाए तो भारतीय संविधान में 65 देशों के संविधान का मिला जुला रूप है, यानी कि 65 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो लगा कि भारतीयों के लिए और भारत गणतंत्र के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसको इसमें सन्निहित किया गया। टोटल 64 लाख रुपया खर्च किया गया था इस संविधान को बनाने में, ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान पे अंग्रेजों के समय पर एक कानून बना था, भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, वो जो कानून था लगभग 250 से अधिक उस कानून को हूबहू क्या किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, अपनाया गया। उसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो न्यायपालिका हो गया, है ना, जुडिशियरी, अध्यादेश, यानी कि जो अध्यादेश जारी करते हैं गवर्नर और उसके बाद राष्ट्रपति। ठीक है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लोक सेवा आयोग, है ना, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का उपबंध, आपातकालीन उपबंध, है ना, प्रशासनिक विवरण, ये सब चीजें जो थी ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारत के संविधान पर कहा जाए तो अंग्रेजों के समय का एक महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम 1935 आया था और उससे लगभग 250 से अधिक कानूनों को हूबहू अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन इसके अलावे भी बहुत से ऐसे देश थे जिनके संविधान का अध्ययन किया गया हमारे संविधान निर्मात्रियों द्वारा, और उनसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो भारत के हित में हो सकता था उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कौन कौन से ऐसे देश थे जिनके संविधान का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पे पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं हम ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि हम लोग जो थे वो ब्रिटेन के उपनिवेश थे। कहने का मतलब हम लोग ब्रिटेन के अधीन थे। हम लोगों के स्वतंत्रता पर किसका अधिकार था? ब्रिटेन का। तो वहाँ से भी, उसके संविधान से भी कुछ कुछ चीज़ों को लिया गया है। तो सबसे पहला जो था वो था सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। कहने का मतलब कि जो चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीतने का, उसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव था या प्रावधान था वो संसदीय शासन प्रणाली का था। संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य है कि द्विसदनीय व्यवस्था, क्योंकि ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था है। ब्रिटेन का संसद जो है वो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दो भाग हैं। जैसे भारत में दो सदन है ना, दो सदन कौन कौन? एक उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा कहते हैं और एक निम्न सदन जिसको हम लोकसभा कहते हैं। तो ये जो प्रावधान था संसदीय शासन प्रणाली का, द्विसदनीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन से लिया गया। आगे कानून का शासन, मतलब कि हमारे यहाँ जो शासन होगा कानून के दायरे में रह करके शासन किया जाएगा। ठीक है, आगे विधि निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, एक लेजिस्लेचर होगी जो क्या करेगी? कानून बनाने का काम करेगी, और इस कानून के आधार पर ही पूरा देश के शासन प्रशासन व्यवस्था चलाया जाएगा। अगला जो पॉइंट होगा वो प्रावधान संसदीय विशेषाधिकार का है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, और ये जो सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और वहीं अगर हम अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि वहाँ पे राज्यों के लिए अलग सिटीजनशिप और केंद्र के लिए अलग सिटीजनशिप। ठीक है,
तो हमारे यहाँ तो सिंगल है, और जैसे अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। ठीक है, तो जो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है या एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे आते हैं, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। तो राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति के बारे में देखा जाए तो भाग 5, हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 जो संघ के अंतर्गत आता है 52 से 62 के तहत रखा गया है या वर्णित किया गया है। अब अगला जो देश है वो है अमेरिका। अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ों को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, यानी अमेरिका के संविधान से। तो पहला है प्रस्तावना। तो प्रियम्बल का जो कंसेप्ट था ना भारतीय संविधान में, ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, वो प्रस्तावना जो है वो हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। वहीं मौलिक अधिकार का कंसेप्ट जो है ये भी अमेरिका से आया हुआ है, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक देखा जाए तो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। टोटल देखा जाए समता का अधिकार जिसको अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 मतलब 1919 से लेके 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा जाए तो 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 है ना, 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। तो कुल देखा जाए तो हमारे जो संविधान निर्मात्री थे इसमें एक और ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार में एक संपत्ति का भी अधिकार था, हालांकि इसे हटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से कि मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट था वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और टोटल अभी वर्तमान में इस प्रकार के जो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये जो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं या इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहने का मतलब कि हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो सीन है वो लेजिस्लेचर अलग काम करती है, जुडिशियरी अलग काम करती है और एग्जीक्यूटिव अलग काम करती है। उसी में जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, उसको स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया कि जुडिशियरी अपना जुडिशियरी को संभालेगा, एग्जीक्यूटिव वो रूल को इम्प्लीमेंट कराएगा और लेजिस्लेचर कानून बनाएगा। ठीक है, वहीं इसके साथ एक और बात याद रखिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब हुआ अगर संसद क्या करती है कि किसी भी तरह ऐसा कानून को न बना दे जो लोगों के हित में ना हो तो उसको पुनर्विलोकित करने का काम करती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे कोर्ट है या जुडिशियरी है उसके द्वारा कुछ ऐसा दिया जाता है, जजमेंट दे दिया जाता है जो बाद में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसको पुनर्विलोकित करने का शक्ति भी जुडिशियरी के पास है। ये जो कंसेप्ट था वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे आते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया है ना, इम्पीचमेंट का भी प्रोविजंस है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसको हटाने का तरीका है ना, इसकी जो कंसेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का जो कंसेप्ट है वो इम्पीचमेंट या महाभियोग कहा जाता है। हालांकि ये डायरेक्ट लिखा नहीं गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको 124 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत माने 124 के उपधारा 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है सबसे ऊपर हमारा क्या है, संविधान। यही ध्यान में रखिएगा, भारतीय संविधान में भी इसको रखा गया है और ये लाया कहां से गया था, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। और इसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में
कौन से अनुच्छेद में है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का सदन का या उच्च सदन का पदेन सभापति होना, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। ये भी कंसेप्ट लिया गया है अमेरिका से। कहने का मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का या उच्च सदन का सभापति होंगे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका के संविधान से ही वित्तीय आपात का भी कंसेप्ट लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, या नेक्स्ट जो देश है वो हमारा है कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है वो मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले सरकार का अर्धसंघात्मक स्वरूप। तो सरकार का अर्धसंघात्मक स्वरूप का मतलब हुआ कि केंद्रीय जो सरकार है वो सशक्त होगी। कहने का मतलब जैसे भारत में देखा जाए तो ज़्यादा स्ट्रांग कौन है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो आप पाएंगे कि केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा सशक्त है, क्योंकि पूरे देश को एकीकृत करने का जो पावर है या एकीकृत करके रखने का जो शक्ति है वो केंद्र के पास है। इसीलिए भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक स्वरूप वाला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर केंद्र जो है वो सशक्त है। ठीक है, या संघात्मक व्यवस्था वाली है। नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से और क्या लिया गया, तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का वितरण। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण जो कंसेप्ट है ये भी लाया गया है कनाडा के संविधान से। फिर है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का मतलब हुआ कि जैसे तो ज्यादातर जो शक्ति है वो किसके पास है, केंद्र के पास। यानी कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि है या उसको करार के रूप में लागू करवाना है तो वो पूरा का पूरा शक्ति किसके पास है, राज्यों के पास नहीं बल्कि केंद्र के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा अनुच्छेद 153 के तहत किया जाता है। जैसे देखिए दिल्ली में हमारे सीएम साहब हैं कौन, अरविंद केजरीवाल। वहीं वीके सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना कौन है, वो है राज्यपाल वहाँ के, और उनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल की नियुक्ति वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। हालांकि ये विवाद का विषय रहा है लेकिन मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियाँ अनुच्छेद 143 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत ये राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन सब बात, इनके जो परामर्श है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कनाडा का संविधान से क्या क्या लिया गया ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से देखिए मुख्य रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसको हम क्या कहते हैं, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व या राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। ठीक है, आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया या जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस मेथड से होता है उसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष नहीं। जैसे राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, हम लोग खुद वोट नहीं करते हैं। आगे, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान का भी कंसेप्ट कहां से लिया गया है, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं फ्रांस के संविधान से। फ्रांस, ध्यान रखिएगा, फ्रांस के संविधान से दो बातों को, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। आप जानते होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से लेकर 1799 तक चला था और वहीं पे इन सब बातों को मेंशन किया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का कंसेप्ट, और वहीं से हमारे भारतीय संविधान में भी इसको लाया गया है। और दूसरा जो पॉइंट है वो गणतंत्र, रिपब्लिक है।
ठीक है, हमारा जो देश है वो रिपब्लिक है। कहने का मतलब ये मोनार्क नहीं है, बल्कि यहाँ लोगों के द्वारा चुना गया शासन के द्वारा शासित होता है। इसी को कहते हैं रिपब्लिक होना या गणतंत्र होना। आगे देखते हैं जापान के संविधान से। जापान का संविधान से क्या लिया गया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। आगे देखते हैं रूस के संविधान से। रूस मतलब पूर्व सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर कहते हैं। तो यहां से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जानते होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे फंडामेंटल राइट यूएसए के संविधान से, उसी तरह रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। ठीक है, कुल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? हमारा भारतीय संविधान के भाग 4 क में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था भी किसके पास से लाया गया था? किस संविधान से? तो यूएसएसआर के संविधान से, रूस के संविधान से। ठीक है, और राज्यपाल का जो पद होता है इसका भी कंसेप्ट लाया गया था रूस के संविधान से। तो 3 बातों को याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, संघीय व्यवस्था राज्यपाल और राज्यपाल का पद, ये तीनों बातें रूस के संविधान से लाया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, या नेक्स्ट जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना। प्रस्तावना की भाषा, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसके अलावा समवर्ती सूची, 3 सूची होती है ना, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र के पास, राज्य सूची राज्यों के पास, और समवर्ती सूची जो दोनों के पास है। तो ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? जो मूल संविधान था उसमें 47 था और अब 52 है। वहीं संघ सूची में देखा जाए तो में 97 था और अब 98 है, ध्यान रखिएगा। और राज्य सूची में टोटल पहले जो मूल संविधान था उसमें 66 था और अब 62 है। ठीक है, आगे देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध कहने का मतलब केंद्र राज्य संबंध में 3 संबंध होते हैं। एक को कहते हैं विधायी संबंध, एक को कहते हैं प्रशासनिक संबंध और एक को कहते हैं वित्त संबंध। ठीक है, तो विधायी संबंध का मतलब होता है कानूनी प्रक्रिया वाला। हमारे भारतीय संविधान का 245 से लेकर 255 तक का जो अनुच्छेद है ना, वो विधायी संबंध की बात करता है केंद्र और राज्यों के बीच में। यानी कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में ना संबंधों को बंटवारा किया गया। तो विधायी संबंध अलग है, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक, और वित्तीय संबंध जो है अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 का क तक, इसको क्या किया गया? मेंशन किया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लाया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में क्या किया जाता है? उसका संशोधन किया जाता है। और क्योंकि हमारा संविधान न ज़्यादा लचीला है और न ज़्यादा कठोर है, इसीलिए इसको संशोधित किया जा सकता है। हमारा देख लीजिए कि अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुका है। देखा जाए तो भारतीय संविधान 3 प्रकार से संशोधित होते हैं, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और एक बहाली कम से कम आधे से अधिक राज्यों में क्या किया जाए? पास करा दिया जाए, तो उसको कहते हैं स्पेशल या बहाली कम से कम आधी राज्यों से अधिक वाला संविधान संशोधन। तीसरा वाला जो है ना, कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर कोई संविधान संशोधन संसद से पास होकर के और राज्यों में ले जाया जाए और राज्यों के आधे से अधिक राज्य उसको पास कर दें, तो उसके बाद वो पास हो जाता है। ठीक है, और अंतिम रूप से देखा जाए तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी, जर्मनी के संविधान को वेमर रिपब्लिक या वेमर संविधान कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? इमरजेंसी का कंसेप्ट। इमरजेंसी भारतीय संविधान के भाग 18 में है ना, अनुच्छेद 352, 352 से 360, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 आपात की बात किया गया है भारतीय संविधान में, एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्त आपात, है ना। पहला है राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 352 के तहत होता है। राष्ट्रपति शासन जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल कर जाता है तो होता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, वो अनुच्छेद 356 के तहत। और एक है वित्त आपात, इमरजेंसी, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब हुआ अनुच्छेद 360 के तहत। इसमें क्या होगा कि भारतीय संविधान का जो भारतीय अर्थव्यवस्था या यहाँ पर फाइनेंशियल
क्राइसिस हो जाए तो वित्तापात लग जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान मत के आधार, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। दूसरा, संविधान संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा, कानून का शासन। चौथा, विधि निर्माण की प्रक्रिया। पांचवा, संसदीय विशेषाधिकार। छठा, एकल नागरिकता। और सातवां, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। किसके द्वारा लिया गया है? किस संविधान के द्वारा? तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला जो है वो है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? प्रस्तावना, है ना। उसके बाद मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, है ना। आगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का उच्च सदन का पदेन सभापति होना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो कंट्री था वो है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया? तो कनाडा के संविधान से सरकार का अर्धसंघात्मक स्वरूप, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियां, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आगे आते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, है ना। राज्यसभा में मनोनयन भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे फ्रांस के संविधान से, अब ये भी कंसेप्ट ये ध्यान में रखिएगा कि कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, ठीक है, कला क्षेत्र के संबंध से। आगे फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और एक गणतंत्र, है ना। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और रूस, जिसको यूएसएसआर कहते हैं, यूएसएसआर से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का पद। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना या प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का कंसेप्ट और केंद्र राज्य संबंध, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और दक्षिण अफ्रीका से एकमात्र और बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368, है ना। जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी 3 प्रकार का बता चुके हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा आज का जो विषय था वो भारतीय संविधान पे अन्य देशों के संविधान का क्या प्रभाव पड़ा और इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी थी, इसके बारे में आज हम डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।